लाखों करोड़ों में कोई एक पुरुषनिष्ठ हो पाता है, बाकी तो सब स्त्रीनिष्ठ है। हम भी स्त्रीनिष्ठ है ना, हम शरीर के स्तर पर जी रहे हैं तो स्त्रीनिष्ठ है, बुद्धि के स्तर पर जी रहे हैं तो बुद्धिनिष्ठ है, वो भी स्त्री है। तो सारा तो स्त्री का ही विस्तार है ये जगत। इसलिए जगत क्या है, प्रकृति प्रधान है, प्रकृति स्त्री है ना। ऐसी व्याख्या करनी पड़ेगी आपको। पुरुष प्रधान समाज हुआ नहीं है, परिकल्पना है। एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि ये समझते हैं शादीशुदा व्यक्ति कि मैं जो हूँ मालिक हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, पत्नी का स्वामी हूँ। बोले कोई नहीं स्वामी हो तुम बैल हो, बैल, गधा, गधा कहते गधा हो। क्या होता है, गधा को क्या करते हैं, बैल को क्या करते हैं, किसान सुबह सुबह खिला पिला करके और फिर भेज देता है। ऐसे पत्नी क्या करती है, सुबह भोजन वोजन बना करके थोड़ा खिला खुला करके और पीठ ठोक करके जा जा बेटा। अब जो है, अब वो जो है करेंगे धूप घाम, इस ऑफिस से उस ऑफिस से, तो ये धक्का धुक्की अब खा रहे हैं। और खाकर शाम को आए, फिर थोड़ा पानी दे दी, फिर भोजन खिला दी, बैलों पे ही किया जाता है। फिर पीठ पर थोड़ा हाथ फेर दी, अब वो समझेगा वाह वाह, वो बोला हो गया। बोले अगर कुछ नहीं है, तुम जो है बैल हो, इससे अधिक जो है तुम्हारा कुछ नहीं। लेकिन अपने को समझते हैं कि बहुत बड़ा, तो दुनिया तो चला रही है स्त्री प्रधान ही सब है, बाकी सब कहने को है पुरुष प्रधान। तो लौकिक दृष्टिकोण से भी स्त्री प्रधान ही देश है, और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी हमने बताया स्त्री प्रधान ही है। आपका राय क्या है, स्त्री प्रधान नेपाल है कि पुरुष प्रधान नेपाल? नेपाल जगत से भिन्न है, नेपाल जगत से भिन्न थोड़ी है। पूरे ये देख रहे हैं इनका। नेपाल कहना ही नहीं, उसको तो भारत कहना चाहिए। भरत खंडे बोलते हैं ना, वहाँ सुना है इन्होंने। नेपाल में आप मंत्र पाठ संकल्प करते हुए भरत खंडे बोलते हो आप लोग, इसलिए उन्होंने पकड़ लिया। भरत खंड मतलब भारत ही बनाना है उसको। नेपाल के किसी प्रधानमंत्री बना देंगे, नेपाल को बना देंगे ना आपको, नेपाल नरेश बना देंगे आपको। हाँ तो विलय करवाइए ना पहले, तो दो रहेंगे। पहले नेपाल को विलय करवाइए भारत में, फिर आपको बना देंगे। नेपाल को भारत बनाने के लिए पहले जनता का मन जीतना पड़ेगा। सही बात उसका मन है ना, कुछ बनना पड़ेगा वहाँ पे जनता। नाकाबंदी कर देता है। एक महीना तक नाकाबंदी। ये दोनों में सही बनता है। वो इनको चढ़ाएंगे, वो इनको चढ़ाएंगे। तो क्या हुआ, सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि एक तो आत्मा है नहीं कि जिसको आप संस्कृत माने। पुत्रेष्टि से लेकर के जन्मोत्पत्ति के बाद की क्रिया में भी वो संस्कार रहते हैं कि नहीं रहते हैं? संस्कार रहेंगे ना। पुत्रेष्टि आग से जो बालक पैदा हुआ है वो बालक वैसे ही बालक पैदा, दोनों में अंतर है कि नहीं है? एक भगवान राम है, पुत्रेष्टि से है ना, और एक अन्य है हम जैसे लोग, अंतर है कि नहीं है? तो उसमें उनमें क्या है, संस्कार है। एक सामान्य स्त्री है और एक द्रौपदी है। द्रौपदी अयोनिजा है, वो जो है उत्पन्न हुई है किससे? अग्नि से उत्पन्न हुई है। द्रौपदी भी अग्नि से उत्पन्न हुई। हाँ, वो विशेष है, सामान्य है। सीता जी को तो ऋषियों के खून से। सीता जी भी है, अयोनिजा है, अयोनिजा है, किसी माता पिता से नहीं होगी, तो वो विशेष है ना। तो वो जो संस्कार पड़ता है वो जन्म के उत्तर काल में भी तो संस्कार रहता है, ठीक है ना। देखिए, यो जन्मोत्तर कालीन कर्माधिकारार्थम, जन्म के उत्तर काल में कर्म के अधिकार के लिए पुत्रेष्टि के द्वारा जो संस्कार किए जाते हैं
उसमें जो है दृष्टांतस्य अपि असिद्धित्यर्थ, उसमें भी इस दृष्टांत की सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि जन्म के उत्तर काल में कौन कौन संस्कार हैं, जात कर्म नामकरण इत्यादि, उसमें भी विशेषता रहती है, वो भी संस्कार काम करते हैं। और आप स्थिर आत्मा मानते नहीं हो तो वो जो है जन्म के उत्तरकालीन जो जातकर्म नामकरण इत्यादि संस्कार के समय भी वो पुत्रष्टि वाला संस्कार उसमें रहता है। उसी के अधिकार के लिए तो किया जाता है कि भाई ये पुत्रष्टि से जन्य यदि बालक होगा उसका इस प्रकार से संस्कार होगा, ऐसे होगा तो उसका इस प्रकार से संस्कार होगा। तो स्थिर होगा तभी तो होगा, स्थिर आत्मा मानोगे तभी तो। आप तो क्षणिकवादी मानते, क्षणिक आत्मा मानते हो, तो क्षणिक आत्मा में वो संस्कार कैसे काम करेगा? पूर्व विज्ञान में जो संस्कार हुआ वो विज्ञान नष्ट हो गया, वो अब दूसरा आत्मा जन्म लिया है, उसमें कैसे वो संस्कार काम करेंगे और उसके आधार पर आगे की फिर क्रियाएं कैसे होगी, ये संभव नहीं है। इसलिए एक स्थिर आत्मा मानना ही पड़ेगा।